हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है उसने कहा था। और ये जो कहानी है ना, इस कहानी को एक बार सुनने के बाद इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को दोबारा ये कहानी कभी ना तो पढ़ने की आवश्यकता होगी और ना ही कभी रटने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये जो कहानी है ये क्लास 12th के लिए है और नॉर्मली भी आप लोग इस कहानी को सुन सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स और एज अ नॉर्मली आप लोग किसी भी रूप में हैं तो आप लोग इस कहानी को सुन सकते हैं, क्योंकि ये कहानी एक देश प्रेम को दिखाता है, एक अच्छे फ्रेंडशिप को दिखाता है। और ये जो कहानी है इस तरीके की उन सारे चीज़ों को, एक भाईचारे को भी दिखाने का प्रयास करता है। और ये जो कहानी है ना, इस कहानी में हमको लगता है कि वो सारी चीज़ों का समावेश है। हिंदी में जब हम बात करते हैं ना किसी अच्छे कहानी के बारे में, तो इसमें उन सारे चीज़ों का समावेश कर दिए हैं एक लेखक जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी को क्या खूब उन्होंने लिखा है। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पे कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इस कहानी में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं जो हमें याद करना है, हमें सीखना है, हमें अपने अंदर बैठा लेना है। ठीक है, तो चालू करते हैं कहानी को। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये जो कहानी है उसने कहा था, लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इस कहानी के बारे में बताएं तो कुछ मुख्य पात्र हैं जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो वहाँ से आप लोग स्क्रीन से देख करके नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि किसका संबंध किससे क्या है। अभी कहानी में हम सीधे बताते जाते हैं, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। तो ये जो कहानी चालू होता है, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्यों कहा था, उसने कब कहा था, इन सारे चीज़ों को पता करने के लिए आपको लास्ट तक कहानी सुनना पड़ेगा। उसने कहा था, ये जो कहानी है ये चालू होता है अमृतसर में। अमृतसर जो पंजाब का सबसे बेहतरीन एक जगह है, अमृतसर का बाज़ार। और अमृतसर के बाज़ार में ये कहानी चालू होता है। सबसे पहले एक लहना सिंह नाम का लड़का रहता है और एक लाजो नाम की लड़की रहती है। तो ये जो लहना सिंह है और ये जो लाजो है, ये दोनों उसी बाज़ार में मिलते हैं। और उस बाज़ार में मिलने के पीछे कारण ये होता है कि लहना सिंह अपने मामा के यहाँ गया है, लाजो भी अपने मामा के घर ही गई है, मतलब दोनों के मामा का घर अमृतसर में ही है। ये लोग जब अमृतसर जाते हैं अपने मामा के घर से, जब जाते हैं एक बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे लहना सिंह को 2 पैसे का दही खरीदना होता है। लहना सिंह इस दो पैसे का दही खरीदने के लिए, चूँकि ये कहानी 1915 ईस्वी की है तो उस टाइम पे पैसा ही चलता था। तो 1915 में ये लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, 2 पैसे के दही खरीदने के वास्ते ये जाता है एक लाला जी के दुकान पे। तो वहाँ पे इसके साथ घटना ये होता है कि लाला जी ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होते हैं और इस चक्कर में वो इसको दही दे नहीं पाते हैं। तो ये जो लड़का है ना, ये इसका नज़र जाता है सड़क की ओर, ये इधर उधर देखने लगता है। छोटा लड़का है, इधर उधर देखने लगता है। 12 साल के लगभग में, 12 से 13 साल का लड़का है। लड़की जो है लाजो जिसका नाम है, ये 7 से 8 साल की लड़की का उम्र रहा होगा उस टाइम पे कहानी में जब का ये जिक्र है। तो ये लड़का जब देखने लगता है सड़क की ओर, छोटा बच्चा है, तब तक इसको एक टांगा वाला दिखाई देता है। टांगे वाला जो सड़क से गुजर रहा होता है और लाजो जो है उसके टांगे के नीचे आने ही वाली होती है। ऐसा लड़के को लगता है ना कि ये जो टांगे वाला है उस लड़की को इस गाड़ी से धक्का दे देने वाला है, यानी लड़की का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये अपना दही वाला बात भूल करके जाता है और जाकर के एक फिल्मी अंदाज में लाजो को बचा लेता है, जिस लड़की का नाम लाजो है। लेकिन बचा तो लेता है, फिर वो टांगे वाले को रोक करके उससे बहस करता है कि तुम टांगा ठीक से देख के नहीं चला रहे हो, तुम माफ़ी मांगो क्योंकि ये तुम्हारा गलती है। ठीक है, ये गलती, लेकिन गलती टांगे वाला मानने को तैयार नहीं होता। अंत में जब लड़का ज़्यादा शोर मचाता है तो टांगा वाला अपना काम जल्दी करने के वास्ते उसने माफ़ी मांग करके, और वो जाने में ही अपना भलाई समझता है तो वो माफ़ी मांग लेता है कि चलो हम ही माफ़ी मांग लेते हैं, और वो माफ़ी मांग के निकल जाता है। लेकिन ये लोग अब फिर चलते हैं उसी दुकान की ओर जहाँ से इन लोगों को 2 पैसे का दही और लड़की को भी अपने नीड्स के हिसाब से कुछ सामान खरीदने होते हैं जिसके लिए वो मार्केट आई होती है। तो फिर यहाँ पे इन लोगों में बातचीत चालू होता है
कि तेरा नाम क्या है। मेरा नाम लहना सिंह है, तो तेरा नाम क्या है। तो लड़की कहती है मेरा लाजो। तो मैं यहाँ अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, जिनका घर गुरु बाजार में है। तो फिर लाजो भी बताती है कि हम भी यहाँ अतर सिंह के बैठक में रहती हूँ, वो मेरे मामा होते हैं। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये दोनों लोग मामा के घर आए होते हैं। तो यहाँ से नाम भी ये लोग शेयर करते हैं कि कौन कहाँ रह रहा है और किसका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन लड़के के अंदर कुछ प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जब ये लोग दूर जा रहे होते हैं तो लड़का अचानक से पूछ डालता है कि लाजो एक बात बताओ। लड़की पूछती है हाँ पूछो, कौन सा बात बताना है। तो जैसे ही लड़का कहता है कि लाजो तेरी कुड़माई हो गई है, लाजो तेरी कुड़माई हो गई है। ये कुड़माई शब्द याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है सगाई। तो वो पूछना चाहता है कि लाजो क्या तेरी सगाई हो गई है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रेम में फंस चुका है लड़की के इतने ही समय में, इसलिए वो ऐसा पूछता है ताकि उसके मन में जो एक चल रहा है प्रेम का भाव वो क्लियर हो सके कि हाँ। तो वो तुरंत लड़की रिप्लाई क्या देती है, जब वो सुनती है लड़का कहता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है लाजो, तो ये कहती है धत, और कह के ये शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, ये दिन बीत जाता है। लेकिन ठीक एक दिन और लाजो आई होती है बाजार से कुछ खरीद के जाने के लिए, और ये रिटर्न हुई होती है। तभी लहना सिंह भी मिल जाता है, क्योंकि वो भी आ रहा होता है बाजार सब्जी खरीदने के लिए। तो चिल्ला के रोकता है कि लाजो कहाँ आई थी। तो मैं मार्केट आई थी, ऐसा लड़की जवाब देती है। लहना सिंह पूछता है कि तो तुम जा रही हो। तो वो कहता है कि लाजो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी लेट हो रहा है और जो माँ है वो खिसियाएंगी। तो वो कह के निकलने का प्रयास करती है, लेकिन तभी लहना सिंह कहता है ठीक है जा रही हो, लेकिन एक सवाल का जवाब देते जाओ। वो बोलती है कि पूछो जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा है। फिर से लहना सिंह का वही क्वेश्चन कि लाजो क्या तेरी कुड़माई हो गई है, लाजो क्या तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात क्या तेरी सगाई हो गई है। फिर लाजो यहाँ पे शर्मा करके और धत कह करके भाग जाती है। लेकिन अगली बार इन लोगों का मुलाकात एक कुएं के पास होता है, जहाँ पानी भरा जाता था। ये लोग वहीं पे मिलते हैं, और मिलने के बाद इस बार लाजो एक सालू ओढ़ के आई होती है, कढ़ाई वाला सालू, रेशमी कढ़ाई वाला सालू ओढ़ के आई होती है। और इस बार वो खुद कह देती है लहना सिंह से कि लहना सिंह आज नहीं पूछोगे कि तेरी कुड़माई हो गई है। वो 2 बार रिपीट करती है। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं पूछूंगा, होड़ी लाजो क्या तेरी कुड़माई हो गई है। ऐसे लड़का पूछता है कि होड़ी लाजो क्या तेरी कुड़माई हो गई। ये पंजाबी शब्द है। लड़की कहती है कि देखते नहीं कढ़ाई वाले सालू, कल ही हो गई, कल ही हो गई। इस बात पे जो लड़का है ना बहुत चिढ़ जाता है। चिढ़ जाना मतलब कि वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जिससे प्रेम कर रहा है उसका सगाई कल हो गया, उसको पता नहीं चला। वो इंतज़ार में था कि लाजो मेरी है, लेकिन अब ये तो किसी और की। तो वो चिढ़ जाता है, मतलब गुस्साता है इस बात पे। लेकिन लाजो चली जाती है, और लहना सिंह नाम का वो जो लड़का है वो वहाँ से अब पागल प्रेमी के तरह निकलता है। और निकलते समय उसको सबसे पहले एक कुत्ता दिखाई देता है, जिसको उठा के ईंटा से गदाक से मारता है। अब मारने के बाद फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो गुस्से में है, उसकी प्रेमिका उससे दूर चली गई है। फिर आगे बढ़ता है, तभी एक गोभी वाला आ रहा होता है, उसके गोभी को उलाट देता है। और उलाटने के बाद वो फिर आगे बढ़ता है, और इसी दौरान एक जो महिला होती है, एक महिला जो होती है वो स्नान करके आ रही होती है। वो स्नान करके आ रही होती है, और ये उसके शरीर में जाके लड़ जाता है। मतलब ये पागल के तरह चल रहा है, एक शराबी के तरह पागल के तरह चल रहा है। और वो जो महिला आ रही है उसके शरीर में लड़ जाता है, जिसके बाद उसको
एक उपाधि मिलता है कि अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो वो जो स्त्री है ना, वो जो वैष्णवी शब्द का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में, इसके लिए उस महिला के लिए एक वैष्णवी शब्द का प्रयोग। तो वैष्णवी के शरीर में जब लड़ता है ना, तो वो जो वैष्णवी है वो कहती है कि तुम क्या अंधे हो गए हो। तो मतलब अंधे होने की उपाधि उस वैष्णवी के द्वारा इसको दिया जाता है। ये लड़का गुस्से में अब अपने मामा के घर नहीं जाता है, ये सीधे निकलता है अपने घर जहाँ से ये आया होता है। घर जाता है, यूँ गुस्से में जाता है, जाते ही गेट को बहुत ही तेज़ी से खोलता है। तभी पिताजी सामने खड़े दिख जाते हैं। पिताजी पूछते हैं कि बिना बताए आ गए, क्या दिक्कत है। तभी बेटा कुछ बोलना ही चाहता है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि गेट इतना तेज़ी में खोल रहे हो, क्या क्या बात है, क्या दिक्कत हो गया। तो माँ आती है, इतने में माँ अपने बेटे को छेकते हुए कहते हैं कि अरे बेटा काफ़ी दिन के बाद आया, कुछ खाने पीने को देते हैं फिर पूछ लेंगे, इतना नहीं ना पूछते हैं, बेटा कई दिन के बाद घर आया है। ठीक है, ये सब बात चलता है। माँ लेके चली जाती हैं कुछ खिलाने के लिए, पिताजी का बात कट जाता है वहाँ पे। लेकिन लहना सिंह कहता है, वो जो लड़का जो गुस्से में गया, कहता है कि आज के बाद ना तो मामा के घर कभी जाएंगे, ना ही अमृतसर कभी जाएंगे, और आज के बाद पढ़ाई लिखाई बंद, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, माँ मान लेती हैं, क्योंकि पुराने समय का बात है, उस टाइम पे बच्चे जैसे चाहते थे वैसे करते थे, कोई रोक टोक नहीं होता था। लेकिन अब ये जो बात है ना, ये बात यहीं पे कट जाता है। ये वो कहानी का भाग 1 है। अब कहानी जाता है सीधे युद्ध के ओर, और वहाँ पे हम देखते हैं भाग 2 में ये कहानी कट गया, लाजो चली गई, लड़का घर आ गया, पढ़ाई छूट गया, मामा का घर दूर। अभी ये कहानी चला जाता है कि जब लहना सिंह बैठ के अपने से बड़े सीनियर अधिकारी से ये बातचीत कर रहा होता है कि साहब जी मतलब सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह से बात कर रहा होता है कि साहब जी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन घर जाने को मतलब कुछ ऐसे कि छुट्टी नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से हम लोग यही सब कर रहे हैं, ना तो युद्ध लड़ने को मिल रहा है और ना ही छुट्टी मिल रहा है। तभी सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि टेंशन क्यों ले रहे हो लाना सिंह, बस 4 दिन का बात है, और 4 दिन के बाद हम लोग लीज पे जाने वाले हैं घर, क्योंकि इसके बाद हमें छुट्टी मिलने वाला है, छुट्टी मिलने वाला है। लहना सिंह ये बात सुन के चौंक जाते हैं, पूछते हैं कि साहब जी छुट्टी किस बात के लिए। तो फिर सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि छुट्टी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमको इस छुट्टी के बाद चलना है लाम पे। लाम पे मतलब विदेशी सरजमी पे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए हमको जाना है विदेशी सरजमी पे। विदेशी सरजमी पे हम जाएंगे, उसके पहले हम अपने घर से घूम के आएंगे, परिवार से मिल के आएंगे। अक्सर युद्ध में ऐसी ही नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेज़ों के तरफ से ये हमें छूट मिला है कि हम जाएं, घर परिवार से मिल के आएँ, और तब हम जाएंगे लाम पे। मतलब लाम का मतलब होता है 7 समुद्र पार किसी विदेशी सरजमी पे जा कर के युद्ध लड़ना। ये जो कहानी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का कहानी है, जो 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें एक मित्र राष्ट्र एक और धुरी राष्ट्र, ये सारे 2 भागों में देश बटे हुए थे, और इन्हीं के बीच में ये युद्ध चल रहा था। भारत जो था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से शामिल हुआ था। अब भारत लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ, मतलब भारत किससे लड़ रहा था, जर्मनी से लड़ रहा था इस युद्ध में। तो ये जो कहानी था, अब वहाँ से छुट्टी वाला कहानी सामने आता है। इस छुट्टी वाले कहानी में एक घटना होता है कि लहना सिंह के पास 3-3 चिट्ठी ऑलरेडी गया होता है, लेकिन लहना सिंह कभी अपने घर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि लहना सिंह जो है वो चाहता था कि हम देश की सेवा करें, कभी घर नहीं जाएं, हमें ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन माँ बाप का एक इच्छा होता है ना बच्चों को देखने का, बच्चों से मिलने का। चाचा चाची थे केवल, और एक चाचा का लड़का था कीरत सिंह। उन लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि वो बचपन से लड़का जब से गया, जब से वो सेना में भर्ती हुआ, तब से घर नहीं आया। घर नहीं आया तो वो मिलने का एक आस लगा हुआ था मन में, और लगा हुआ था। तो ये लोग
इंतज़ार कर रहे थे 3-3 चिट्ठियाँ, लेकिन फिर भी कभी नहीं आया बेटा मिलने के लिए, भाई एक मिलने के लिए नहीं आया। चाचा चाची की आंखें तरस गई थी, माँ बाप नहीं थे लाना सिंह के, अब गुजर चुके थे। लेकिन इस बार तो चिट्ठी भाई कीरत सिंह की थी। सूबेदार हजारा सिंह बुलाते हैं लाना सिंह को, कहते हैं कि लाना सिंह तुम्हारी कितनी चिट्ठियाँ आ चुकी घर से, तुम घर क्यों नहीं जाते हो। लाना सिंह बोले कि साहब जी घर क्या करने जाएं, चाची और चाचा हमेशा बुलाते हैं कि अपने हिस्से का जो ज़मीन है हम ले लें, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं है कि ये जो ज़मीन है ये हमें नहीं चाहिए, हम देश सेवा के लिए बने हैं। वो ज़मीन हमारा चाचा का लड़का है कीरत सिंह, वो सब देखेगा, हमको क्या होगा, वो लेके हम क्या करेंगे, हमको नहीं चाहिए वो सब। ये बातें सुन के सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं ठीक है लाना सिंह, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, मान लेते हैं, लेकिन इस बार तो ये जो चिट्ठी है ना ये तुम्हारे भाई कीरत सिंह की है, वही कीरत सिंह जो तुम्हारे चाचा का लड़का है। और चिट्ठी में उसने ये भी मेंशन किया है कि इस बार तो ज़रूर आना है, क्योंकि चाचा का स्थिति सही नहीं है, तबीयत खराब है, तुम्हें अंतिम बार देखने की इच्छा है। और चाची की भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहता है, वो भी आंखें उनकी तरस गई हैं तुमसे मिलने को, अब भाई अकेला पड़ गया है, तो एक बार कम से कम जाओ और मिलो उनसे। ये बातें सुन कर के लाना सिंह बेचैन हो जाते हैं कि एक बार तो जाना चाहिए, घर की स्थिति जब ऐसी है तो एक बार तो हमें जाना ही चाहिए। लाना सिंह तैयार हो जाते हैं, ये लोग निकलने की तैयारी में है, जैसे ही छुट्टी मिलेगा घर जाएंगे। छुट्टी का तारीख भी तय है कि 4 दिन बाद छुट्टी है। ये लोग जाते हैं, जाकर के एक रूम में बंद होके लाना सिंह के दोस्त वजीरा सिंह और बाकी भी जो बटालियन के दोस्त हैं 77 नंबर बटालियन के, ये लोग मस्ती करते हैं। मस्ती क्या करते हैं कि वहीं पे कि हम जब घर जाएंगे तो हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, छुट्टी मिल रहा है ना, छुट्टी मिलता है तो हम लोग सोचते हैं हम यहाँ जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, ये वो, सबका अपना अपना ख्वाहिश होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा घटना आता है कि इसमें जो वजीरा सिंह है लाना सिंह के दोस्त, वो कहते हैं कि हमको तो छुट्टी मिलेगा तो हम तो जाएंगे उसी फिरंगी मेम के बगीचे में, वही फिरंगी मेम जिसके बगीचे में सुंदर सुंदर मखमली घास है, हम तो जाके पटा जाएंगे उसी घास पे, बड़ा मज़ा आता है, दूध पीने को मिलता है, लस्सी पीने को मिलता है। और फिरंगी मेम जब आती है गोरे गोरे गालों वाली और मतवाली चालों वाली, तो देख के तो मन ही कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम तो वहीं जाएंगे, बड़ा सुकून मिलता है। लाना सिंह कहते हैं हाँ तुम तो जाओगे ही, क्योंकि एक वो जो दोस्ती में कमीनापन दिखता है ना वो यहाँ पे झलकता है इन लोगों के बीच में, तो सारे दोस्त हैं ना तो उस तरीके से बातें करते हैं। फिर ये जो कहानी है इन लोगों के बीच बातचीत होता है, तभी वजीरा सिंह कहते हैं लाना सिंह से कि लाना सिंह तुम तो जाओगे ही, तुम भले बातें बना रहे हो लेकिन वो तो तुम ही से प्यार करती, वो जो फिरंगी मेम है वो तो तुम ही से प्यार करती, तुम तो जाओगे ही, क्योंकि पिछली बार ही तुमको उसने गले लगा करके तुम्हारे मुंह में सिगरेट धरा दिया था, तुम तो जाओगे ही, ऐसा वो कहती है, कहते हैं वजीरा सिंह। फिर लाना सिंह कहते हैं कि तो तुमको ये भी तो पता है वजीरा कि मैंने कैसे उसको झटके से हटा दिया था और गुस्से में मैं वहाँ से चला गया था। फिर वजीरा सिंह और वजीरा सिंह के कुछ दोस्त कहते हैं कि देखो लाना सिंह तुमको प्यार का मतलब नहीं पता है, इसीलिए तुम उसको झटकार दिए, हम लोग तो ऐसा नहीं करते, तो तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुमको प्यार का मतलब ही नहीं पता है, इसीलिए तुम ऐसा किए हो, अगर तुमको प्यार का मतलब पता होता ना तो तुम ऐसा नहीं करते। लेकिन तभी लाना सिंह कहते हैं कि देखो वजीरा सिंह और बाकी दोस्तों से कहते हैं कि प्यार एक ऐसा चीज़ है ना जिसको दिखाया नहीं जा सकता, ये फील किया जाता है, ये अंदर की बातें हैं, इसे दिखा नहीं सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो बचपन में ऑलरेडी बिछड़े होते हैं अपनी मासूका से जिसका नाम लाजो है, तो लाजो से जो टूटा है ना वहाँ पे उनको खटकता है कि किसी को पता नहीं है हमारे बचपन के प्रेम के बारे में, नहीं तो आज ये बातें हमसे ये लोग नहीं कहते, उनको पता होता है कि हम भी कभी प्यार किए हैं, दिल टूटा है हमारा, हमको पता है प्यार क्या होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ना तो वो कुछ भी कह देंगे कि तुमको प्यार का मतलब नहीं पता है, ऐसी बातें।
लहना सिंह ये बात कहते हैं उन लोगों से, ठीक है। ये बात कटता है और यहीं पे लहना सिंह थोड़ी सी अपनी पुरानी यादों को जिंदा करते हैं। अपने मन में याद आता है उनको कि कैसे हम भी प्रेम किए थे लेकिन प्रेम हमें नहीं मिल पाया। खटकता है उनके मन में कि क्या कहें इन लोगों से, ये लोग नहीं समझ सकता है कि प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम की आग क्या होती है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है, ठीक है। ये लोग निकलना चाहते हैं, अब छुट्टी करीब आ गया, अब ये लोग बैग वैग रेडी कर लिए, निकलना चाहते हैं। लहना सिंह अपने चाची के लिए वही पंजाबी ड्रेस और पिताजी के लिए मतलब चाचा जी के लिए लुंगी वगैरह खरीदे होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र चाचा के लिए, कीरत सिंह के लिए, चाची के लिए लेकर के। तभी सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि लहना सिंह जब तुम घर से आना तो रास्ते में हमारा घर पड़ता है, उधर से ही आना, फिर से हम लोग आएंगे डिप्टी पे साथ में और साथ में चलेंगे युद्ध लड़ने के लिए विदेशी सरजमी पे। रास्ते में ही तो घर है, एक ही गाड़ी से निकला जाएगा, तो आ जाना रास्ते में ही, हमारा घर भी देख लेना, थोड़ा मिल भी लेना, अब वहीं से साथ में निकला जाएगा, ठीक है। ये लोग आ जाते हैं अपने अपने घर। आने के बाद सब कोई अपने अपने घर चला जाता है। लहना सिंह आते हैं अपने घर, आते हैं तो आने के बाद लहना सिंह जैसे ही अपने घर आते हैं, आकर के पहुंचते हैं अपने घर के अंदर और तभी उनको कीरत सिंह दिखाई देता है। कीरत सिंह कुछ लेकर के आ रहा होता है कंधे पर, वो कुछ घर के जरूरी सामान होते हैं ला कर के रखता है। और जैसे ही अपने भाई को देखता है, वो बचपन का भाई जो युद्ध कभी गया सेना में भर्ती हुआ तब से आया ही नहीं, चिट्ठियों पे कभी भाई आया ही नहीं। वहाँ एक चचेरा भाई जो चाचा का लड़का था, उसके आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं। गले मिलने के बाद वो फूट फूट करके रोने लगा। ऐसे लगा कि मतलब जो सगे भाई से भी बड़े भाई मिल रहे हैं, ये वो उनके प्रेम से ये झलका। तो ये दिखाता है कि चाचा का भाई हो, लड़का हो, चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, लेकिन प्यार जो होता है ना उसको फील किया जाता है। ये एक एहसास है जिसको जिंदा रखना पड़ता है। तो छल कपट यहाँ पे नहीं चलता है। वो लोग रोने लगते हैं और रोने के बाद लहना सिंह कहते हैं कि कीरत देखो, चाची के लिए ये लाए हैं, चाचा के लिए ये लाए हैं, चलो पहनाते हैं, बहुत दिन हो गए, थोड़ा खुशियाँ मनाते हैं घर में। तभी कीरत सिंह कहता है कि नहीं भाई, अब इस कपड़े का कोई काम नहीं, ये जो कपड़ा है ना ये चाची नहीं पहनती है। अब ये रंग बिरंगी जो कपड़े हैं ना, ये सूट सलवार ये जो है, ये सूट कमीज ये चाची नहीं पहनती है। क्यों नहीं पहनती है? क्योंकि चाचा जी अब नहीं रहे, चाचा जी गुजर गए। अब चाची ना तो किसी से बात करती हैं, ना ही चाची अब ऐसे वस्त्रों को पहनने में कोई रुचि रखती हैं, क्योंकि अब चाची विधवा हो गई हैं। अब विधवा लोग रंग बिरंगे कपड़ा नहीं पहना करते हैं। ये बात सुनते ही अब लहना सिंह अभी अपने भाई से मिलकर रोके शांति हुए थे, तब तक एक और पहाड़ उनके ऊपर टूटा। फिर फूट फूट के रोने लगे। एक वो भतीजा, एक लहना सिंह भतीजा अपने चाचा के प्रति कितने प्रेम को दिखाने का काम किया है, वो देख के समझा जा सकता है। आज का समाज कैसे इन चीज़ों से दूर होते जा रहा है, इस कहानी को समझने के बाद समझ में आ सकता है आप लोगों को। एक चाचा के प्रति एक भतीजा का प्रेम वहाँ पे फूट के कैसे निकलता है। ठीक है, कपड़ा तो हटा दिया जाता है, लेकिन ये लोग पहुँचते हैं कि चाची से मिलते हैं, चाची से थोड़ा बातें करते हैं। चाची अकेली पड़ गई उनके पति के ना होने पे। लहना सिंह जैसे ही जाते हैं चाची के पास, चाची चश्मा लगा के बैठी होती हैं, कुछ किताबें पढ़ रही होती हैं। चश्मा हटाती हैं, चाची देखती हैं, उनको समझ में नहीं आता ये कौन आया है। लहना सिंह दाढ़ी बढ़ा लिया है, कब का गया था नौकरी करने के लिए, लौट के आया नहीं, कितनी चिट्ठियाँ लिखी। चाची जैसे ही देखती हैं, फिर भी बेटा बेटा होता है, समझ में आ जाता है ये हमारा ही बेटा है, पहचानती हैं, लेकिन चश्मा खोलती हैं और फिर रोना चालू। एक चाची और एक वो लड़के के बीच में जो अपना सगा नहीं है, उसके बीच में ये जो कनेक्शन है ना, क्या खूब लेखक ने दिखाया है और क्या
गजब की घटना है। चाची लगती हैं फूट फूट के रोने लाना सिंह को गले लगा के, और कहते हैं कि कहाँ रह गए थे लाना, तुम्हारे चाचा अंतिम समय में खाली लहना 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 चिल्लाते रह गए, लेकिन लहना नहीं आया। काश एक बार आ गए होते तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई रहती। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो तुमसे मिले, वो तुमको आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन तुमने बहुत देर कर दिया आने में। खैर कोई नहीं, चलो चाची पानी वानी पिलाने का व्यवस्था करती हैं, सारे खरीद को आगे बढ़ाया जाता है। ये छुट्टी कब बीती जाता है ना पता नहीं चलता है। ये 8-10 दिन का छुट्टी जो रहता है, एक बार हम लिख देंगे, आप लोग देखिएगा, तो ये छुट्टी कितना जल्दी बीते जाता है ना पता नहीं चलता। अब युद्ध पे जाने का समय आ गया है लहना सिंह का। चाची का प्रेम उमड़ता है। चाची कहती हैं कितने दिनों के बाद तो आए हो, कम से कम 2 दिन और रुक जाते, कम से कम 2 दिन और रुक जाते। लहना सिंह कहते हैं कि चाची बहुत जल्द लौट के आ जाएंगे, कुछ दिनों का तो बात है, तब तक आप कीरत का शादी वादी कीजिए, बेटा उटा होगा उसका, हम आएंगे ना, वो आम लीची फरे होंगे, हम लोग साथ में खाएंगे ना, उसके बच्चे बच्चे हो गए होंगे, हम लोग साथ में खेलेंगे, हम बैठ के उसको कहानियाँ सुनाया करेंगे, हम बैठ के उसको कहानियाँ सुनाया करेंगे, और खूब खेला कूदा जाएगा, खूब मस्ती किया जाएगा। कुछ दिनों का तो बात है, सैनिक हैं, जाना पड़ेगा युद्ध में, क्योंकि सैनिक तो बने ही होते हैं युद्ध के लिए, देश के लिए। चाची से बहुत विनती बातचीत करने के बाद निकलने का प्रयास करते हैं, तभी कीरत सिंह कहता है कि नहीं, इस बार तो आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार तो आप अपना ज़मीन लेके ही जाइए, ज़मीन का कर ही लेते हैं हिसाब किताब। लहना सिंह इस बात पे अपने चचेरे भाई को कीरत सिंह को डांटते हैं, कहते हैं कि कीरत ये ज़मीन उमीन का बात हमसे ना किया करो, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, इसको तुम देखा करो, हमको इस सब से मतलब ही नहीं है, हम तो आएंगे बच्चों के साथ खेलेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, ये जो भी है ना ये सब तुम्हारा है, तुम देखो इसको। यहाँ पे दिखाता है ना कि एक भाई ये क्या त्याग सकता है, कोई ज़मीन का लालच नहीं, कुछ भी नहीं, उसको पता है कि हम मर जाएंगे, कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, इन सारी बातों के बाद लहना सिंह निकल जाते हैं अपना मोटरी लेकर के, अपना जो भी बैग वैग रहता है लेके निकल जाते हैं। जाना है उनको सूबेदार हजारा सिंह के घर, जो बोले होते हैं कि रास्ते में हमारा घर पड़ता है ना, वहाँ से साथ में एक ही गाड़ी से चला जाएगा। जाते हैं, जाके चिल्लाते हैं कि साहब जी हैं, साहब जी हैं। तभी अंदर से झांकते हुए सूबेदार हजारा सिंह आवाज़ देते हैं कि हाँ, और फिर वहाँ पे जिक्र आता है सूबेदारनी का, वही सूबेदारनी जिसका नाम है लाजो बचपन का, और वही लाजो जिसका शादी हो गया किससे, सूबेदार हजारा सिंह से। लेकिन लहना सिंह को पता नहीं है कि ये जो हमारे सूबेदार हैं, बड़े साहब हैं, उन्हीं की पत्नी हमारी बचपन की मासूका है, कि पता नहीं है। तभी सूबेदार हजारा सिंह अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं युद्ध पे। बोधा भी, सूबेदारनी का एक लड़का भी हो गया है, अब वो भी सेना में भर्ती है, जो लहना सिंह के साथ ही काम करता है। ये लोग निकलने की तैयारी में है, बाप बेटे। सूबेदारनी कहती हैं कि आप भी तो जा ही रहे हैं, बेटे को भी ले जा रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमको कौन देखेगा, कैसे जिंदा रहेंगे हम। कितनी मन्नत मांगी थी तो एक बेटा मिला हमको बोधा के रूप में, आप इसे भी युद्ध पे ले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ माथा मैंने नहीं टीका, किस भगवान का पूजा नहीं किया एक बेटे को पाने के लिए, तब जाके कहीं बोधा मिला, अब बोधा भी ले जा रहे हैं आप। हमारा माँ का वहाँ पे वो प्रेम बच्चे के लिए दिखाई दिया, तो भी बच्चे का एक बात सामने आया, क्या गजब का बात। बच्चा भी बोला कि माँ, जब आपने इतनी मन्नत मांग के हमें प्राप्त किया है ना, तो ये भी विश्वास रखिए कि जिसने हमें आपको दिया है ना, इतनी मन्नत मांगने के बाद वो ले भी नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि जो दिया है वो ले नहीं सकता है। तो आप काहे लिए टेंशन ले रही हैं, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है।
माँ को एक बेटा मना रहा है पिता के साथ जाने के लिए। तभी सूबेदारनी कहती हैं सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी कि ठीक है आप लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आप लोग पहले जाइए, अब मंदिर में माथा टेक के आइए, भगवान का पूजा करके आइए, नाम लेके आइए, तभी आप लोगों को जाने देंगे। तभी सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि आपकी बातें सर आँखों पर, क्योंकि आपके बातों को तो कोई काट नहीं सकता है। तो आपकी बातें सर आँखों पर कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं, तब तक आप लाना सिंह को लस्सी वस्सी पिलाइए, लाना सिंह को बैठाइए, तब तक हम लोग आ जाते हैं। तो बाहर निकल के सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं लाना सिंह से कि लाना तुम बैठ के लस्सी वस्सी पियो, सूबेदार ने लस्सी लेके आ रही हैं, तब तक हम लोग माथा टेक के आते हैं। सूबेदारनी अंदर से लस्सी लेके आती हैं, सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा ये लोग मत्था टेकने मंदिर चले गए। ला कर के देती हैं, सर पे आंचल है, देती हैं लस्सी पीने के लिए। लाना सिंह लस्सी पीता है ऐसे। तभी सूबेदारनी नाम सुन चुकी होती हैं लहना का, तो उनके दिमाग में आता है ये लहना कहीं वही बचपन का तो नहीं है जो बचपन में हमसे पूछा करता था तेरी कुड़माई हो गई है, ये कहीं वही तो नहीं है। तभी इनको वो शक्ल दिखता है, थोड़ा सा सर घुमाते हुए देखती हैं, तो इनको वो झलक याद आता है, यार ये तो वही लड़का है। तब सूबेदारनी पूछती है कैसे हो लाना, कैसे हो। लाना सिंह चौंक जाते हैं कि सूबेदारनी की पत्नी हमसे पूछ रही हैं, मतलब बड़े साहब की पत्नी हमसे पूछ रही हैं कि कैसे हो, क्या बात हो गया। कहते मैं तो ठीक हूँ। मतलब वो चौंक जाते हैं ना, तो चौंक के आंसर मैं तो ठीक हूँ, पहचाने नहीं लगता है। तो लाना सिंह अभी कुछ सोचते ही हैं, तभी फिर से सूबेदारनी कहती हैं कि अमृतसर जाते रहते हो कि छोड़ दिए। वही अमृतसर जहाँ जाने से कसम खा लिया था लाना सिंह ने कि जहाँ से मेरी मासूका बिछड़ी है वहाँ हम कभी नहीं जाएंगे। तो लाना सिंह को याद आता है कि लग रहा है ये वही लड़की है, इसीलिए इसको वो घटना याद है। तो पहचान बढ़ रहा है इन लोगों का। सूबेदार हजारा सिंह माथा टेकने गए हैं, तो वो कहती है कि हमेशा तो पूछते रहते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, लग रहा है शायद भूल गए। लाना सिंह कहते हैं अच्छा लाजो। लाना सिंह को फिर से वहाँ पे अपनी वही पुरानी बातें, क्योंकि अब तो बुढ़ापे के जैसा मिलान हुआ है, बेटा भी नौकरी में है लाजो का, सूबेदारनी हो गई है, यहाँ पे बातचीत होता है इतना। अब बस यहाँ से कहानी कट जाता है। इसके बाद क्या बात होता है, जान पहचान तो हो गया उन लोगों का, लेकिन अभी वो लोग माथा टेक के आते हैं, तब तक कौन कौन सी बातें होती हैं ये बातें अधूरी रह जाती हैं। और तब ये कहानी पहुँच जाता है युद्ध में। युद्ध में मतलब 7 समुद्र पार लाम पे ये लोग युद्ध करने के लिए गए हैं। जर्मनी से युद्ध करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय है, बंकर बना हुआ है, बंकर में ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सेना कोई आए, सामने कोई आतंकवादी घुसपैठी दिखाई दे तो हम लोग हमला करें। तभी बोधा को भेजा जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए कि कुछ दूर तक जाओ और देख के आओ कि कोई सेना उधर से हमला करने के लिए तो नहीं आ रहा है जर्मनी का कोई टुकड़ा। बोधा को जाना पड़ता है, बोधा का तबीयत भी खराब है, लेकिन बोधा जाता है, अपना फर्ज निभाता है। गए हुए काफ़ी देर हो गया है, बोधा आ नहीं रहा, सब कोई चिंता में है, क्या बात हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा, और सूबेदार हजारा सिंह ने ही उसे आदेश दिया है जाके पता करके आने का। लेकिन वो ड्यूटी पीरियड है, तो बाप बेटे का रिलेशन नहीं है, एक सिपाही और एक उसके बड़े अधिकारी का यहाँ पे रिलेशन है। तो वहाँ पे जिसको जो ड्यूटी दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। लेकिन तभी बोधा आते हुए दिखाई देता है, सब कोई खुश हो जाता है, अरे बोधा आ गया, बोधा आ गया। बोधा आते ही कहता है कि साहब जी, मतलब लाना सिंह से कहता है कि लाना सिंह जी, आगे कुछ जर्मन सैनिक जो हैं
वो खाई में छिपे हुए हैं और वो जगह बना रहे हैं युद्ध करने का। ये कुछ उत्तर दिशा में घटना हो रहा है। उत्तर दिशा में खाई बना करके जर्मनी के सैनिक जो है वो घात लगाए तैयारी कर रहे हैं युद्ध लड़ने का। ये बात सुनते ही लहना सिंह कहते हैं कि चलो बोधा जल्दी जल्दी सूबेदार से खबर करते हैं, सूबेदार हजारा सिंह को खबर करते हैं ताकि युद्ध के लिए हम लोग आगे बढ़ें। जाके ये लोग सूबेदार हजारा सिंह को खबर करते हैं कि हजारा सिंह जी जल्दी से आदेश दे दीजिए, आगे से जर्मनी सेना आ रही है हमला करने के लिए। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि इतना बेचैन होना ठीक नहीं है, आप लोग हथियार लेके तैयार रहिए, लेकिन हम बड़े साहब से आदेश लेते हैं। क्योंकि सूबेदार से भी बड़े एक अधिकारी थे लपटन सिंह। लपटन सिंह सबसे बड़े अधिकारी थे इन लोगों के बटालियन के लिए। लपटन सिंह के पास ये जो भी इनके पास साधन रहता है उससे कॉल करते हैं और कॉल करके बातें करते हैं कि साहब जी सामने से हमला होने जैसा कुछ संकेत मिल रहा है, अगर आपका आदेश हो तो हम अपनी सेना को आगे बढ़ाएं। लपटन सिंह कहते हैं कि नहीं, आप लोग हथियार लेके तैयार रहिए, हम वहाँ पहुँच रहे हैं खुद निरीक्षण करने के लिए। लपटन सिंह उधर से चल दिए हैं बुलेट से निरीक्षण करने के लिए, ये लोग हथियार लेके रेडी है। तभी लपटन सिंह पहुँचते हैं वहाँ पे, लेकिन इस बीच में एक घटना होता है कि बोधा का तबीयत बहुत खराब है। बोधा को बुखार लग गया है, बोधा कांप रहा होता है। लहना सिंह जी उसको क्या करते हैं कि सुला देते हैं, सुला के कंबल उड़ा देते हैं, अपना एक कंबल मंगा के उड़ा देते हैं। सब कुछ उड़ाने के बाद पूछते हैं कि बोधा ठंड कम लग रहा है ना अभी, क्योंकि इतना सारा उड़ा दिए हैं। बोधा ठंडी कम लग रहा है कि अभी भी ज़्यादा लग रहा है। बोधा कहता है कि लहना सिंह जी अभी कुछ कुछ ठीक लग रहा है, कुछ कुछ ठीक लग रहा है। वहाँ कोई मेडिकल साधन उपलब्ध नहीं है, 1915 का घटना है, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है, पुरानी ज़माने की बातें हैं, उस टाइम पे कुछ भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। बोधा सो गया है इतना सारा कंबल ओढ़ के, और तभी उधर से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है कि लपटन सिंह पहुंच गया। लपटन सिंह पहुंचते ही आदेश देता है कि आप लोगों को जाना है यहाँ से, जाकर के उन पे हमला करना है। हमला किधर करना है इस बार आप लोगों को, क्योंकि वो झूठ बोलता है, वहाँ से झूठ पकड़ में आता है लपटन सिंह का। लपटन सिंह कहता है कि जर्मन के जो सेना के जवान है ना वो पूरब दिशा में, किधर है, पूरब दिशा में, तुम लोगों को उधर जा कर के हमला करना है। यहाँ पे केवल 8 सैनिक रहेंगे, अब बाकी सैनिकों को ले जाके हमला करना है। कहाँ पे, उन लोगों के पास जा कर के उन लोगों को उधर ही ढेर कर देना है। और यहाँ पे 8 लोग रहेंगे यहाँ की सुरक्षा के लिए, जहाँ पे लहना सिंह भी रुक जाते हैं इसी बंकर में। वजीरा सिंह भी लहना सिंह का दोस्त इसी बंकर में। अब बोधा सिंह ऑलरेडी बीमार है तो यही बंकर में लेटा हुआ है। लेकिन सूबेदार हजारा सिंह कुछ 15 सैनिकों के साथ बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं आगे की ओर युद्ध करने के लिए। लेकिन छलावा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बोधा बताया होता है कि उत्तर दिशा में जर्मनी सैनिक हैं, और अभी पता चलता है कि ये जो सैनिक है ये पूरब दिशा में है। मतलब बातें भिन्न भिन्न दिखाई दे रही हैं, कौन सी ऐसी घटना है, कुछ तो यहाँ पे झोल झपाटा हो रहा है। तभी लहना सिंह दिमाग दौड़ाते हैं कि पता करते हैं। लहना सिंह कुछ ऐसी ऐसी बातों को रखते हैं लपटन सिंह के सामने कि लपटन सिंह का सच्चाई सामने आ जाता है कि ये वो लपटन सिंह नहीं है जो हमारे देश का है, ये नकली लपटन सिंह है। बस इतना ही देरी था। और उसके बाद तभी लपटन सिंह सिगरेट निकालता है और निकाल करके कहता है कि लो लहना सिगरेट पियो, काहे टेंशन लियो, सिगरेट पियो। तब तो लहना सिंह का और भी क्लियर हो जाता है कहानी कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। अगर ये वही लपटन सिंह होता तो ये सिख होता, और सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, इसको पता होता है, क्योंकि वो भी एक सिख है, हम भी एक सिख हैं, और सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। इसका मतलब ये कोई बहरूपिया है जो भेष धारण करके आया लपटन सिंह का, और ये दगा दे रहा है यहीं पे। लेकिन अभी भी डाउट क्लियर नहीं है, किसी बड़े अधिकारी पे गोली चला देना इतना आसान नहीं होता है। 100% क्लियर ना हो तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी एक संकेत, जैसे ही लहना सिंह थोड़ा सा दूर हटते हैं
तभी वो फायरिंग करता है। फायरिंग मतलब वो अपने यहाँ के सैनिकों को आदेश देता है हमला करने के लिए इस बंकर पे कि 8 सैनिक इधर हैं तो इधर मार दो, अब 15 को उधर भेज दिए तो उधर मार दो, इन लोगों का खेल खत्म, हम लोग युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो फायर करता है सूचित करने के लिए, लहना सिंह समझ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, इन दोनों में लड़ाई हो जाता है और एक गोली लग जाता है लहना सिंह के दाहिने पैर में। दाहिने पैर में जैसे ही एक गोली लगता है जांग में, लहना सिंह तुरंत बंदूक निकाल करके, क्योंकि क्लियर है कि ये हमारा अधिकारी होता तो हम पे तो गोली नहीं चलाता, लहना सिंह तुरंत 2 गोली मारते हैं उसको, वो ढेर हो जाता है, लप्टन सिंह वहीं पे मर जाता है। तो लहना सिंह ने लप्टन को मार दिया। वो लप्टन जर्मनी का लप्टन था, बहरूपिया था। अब भारतीय लप्टन का क्या हुआ यहीं पे बता दें कि जर्मनी के सैनिकों ने भारतीय लप्टन सिंह को कैद करके मार दिए थे और उसके वस्त्र को पहन के, मतलब भारत का जो लप्टन सिंह था उसके कपड़ा को पहन के, उसके गाड़ी को लेकर के, और एक बहरूपिया जो हिंदी जानता था, जो शायद उसी लप्टन सिंह जैसा दिखता था, वो आ गया था यहाँ पे छलावा करने के लिए। ठीक है, इसका अंत हो गया। लेकिन अब तो छल कपट हो गया ना, हम लोग छिटा गए, 15 सैनिक उधर गए, 8 लोग इधर बचे हैं, तभी हमला हो गया बंकर पे, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया था, हथियार से सूचना करने वाला। युद्ध छिड़ गया। लेकिन तभी बोधा पूछा कि लहना सिंह जी, ये कैसा आवाज़ था, ये कैसा आवाज़ था गोलियों का, कुछ आवाज़ सुनाई दिया? तो लहना सिंह जी कहते हैं कि कुछ नहीं बोधा, एक कुत्ता घुस आया था बंकर में, उसी को मार दिया। मतलब वो जो लप्टन सिंह था बहरूपिया, उसको ये कुत्ता कह के संबोधित करते हैं। अरे एक छोटा सा कुत्ता घुसा था, गोली मार दिया साले को, ऐसे कह के वो कुछ सूचित करते हैं। और यहीं पे बोधा ठीक है, वो फ्री हो जाता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कहानी ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमला हो जाता है बंकर पे, हमला हो गया, सारे लोग युद्ध में कूदते हैं। वजीरा कहता है कि साहब जी, मतलब लहना सिंह, हम लोग तो 8 ही हैं, ये लोग तो इतनी संख्या में आ रहे हैं, हम लोग कैसे लड़ेंगे? लहना सिंह कहते हैं कि वजीरा, युद्ध में हो तो ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते हैं, और एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो हम लोग 8 हैं ना, मतलब 8 लाख, और 8 लाख से अधिक के बराबर हैं। तुम 8 गिन रहे हो, हम लोग 8 लाख से ज़्यादा हैं, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, हम लोग 8 काफ़ी हैं इनको हराने के लिए। युद्ध छिड़ जाता है, ये लोग लड़ते हैं जी जान लगा के। बोधा जैसे ही देखता है कि हमला हो गया है, बुखार लगा है, लेकिन कूद जाता है, वो भी कूद जाता है, वो भी बंकर में गोलियां चलाने लगता है, गोलियां चलाने लगता है। लेकिन बेचारे को बहुत ठंड लग रहा है, बुखार लगा है ना, उसको बुखार लगा है, कूद जाता है, लड़ता है। लेकिन तभी लहना सिंह वजीरा को आदेश देते हैं कि जाकर के जल्दी सूबेदार हजारा सिंह को खबर करो कि हमारे साथ छल कपट हुआ है, बंकर पे हमला हो गया, वो जल्दी उधर से बदलें अपना रास्ता और जल्दी पहुँचे यहाँ पे। वजीरा सिंह बात नहीं मानता है, लेकिन लहना सिंह डांटता है कि हम तुम्हारे अधिकारी हैं, जल्दी जाओ। ठीक है, वजीरा सिंह जाता है बुलाने के लिए, ये लोग लड़ रहे होते हैं। तभी बोधा के ऊपर किसी जर्मनी सैनिक का नज़र पड़ता है, वो गोली तान देता है बोधा सिंह के ऊपर। अब बोधा सिंह को बचाने के चक्कर में लहना सिंह के दाहिने सीने में गोली लगता है, दाहिने पैर में। लप्टन सिंह जो जर्मनी का था वो गोली मार चुका होता है, इस बार सीधे दाहिने सीने में, जिस ओर कहा जाता है कि हृदय होता है इंसान का दाहिनी ओर, उसी पे गोली लगता है सीधे सीने में, और खून गिरने लगता है। सूबेदार हजारा सिंह पहुंच गए होते हैं, कहते हैं वहाँ पे, कहता है लोग कि लहना तुमको तो गोली लग गया है। लहना कहता है साहब जी छोटा सा खरोच है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कितना लड़ाइयाँ हम जीतेंगे यहाँ से। लहना सिंह अपने आप को एक कपड़े से बांध लेता है, ऊपर से एक जैकेट डाल लेता है, खून दिखाई नहीं देता है उसका। युद्ध लड़ते जाता है, लड़ते जाता है, युद्ध लड़ते जाता है। तभी सूबेदार हजारा सिंह के बाएं पैर में एक गोली लगता है, बाएं पैर में गोली लगता है। लेकिन इस युद्ध में भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद सब कुछ जैसे ही शांत होता है, क्योंकि सारे जर्मनी के सैनिक मारे जाते हैं, मारे जाते हैं, सब कुछ शांत होता है। तभी वह लहना सिंह कहते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह से कहते हैं कि साहब जी,
ये आखिरी स्ट्रेचर बच गया है, स्ट्रेचर जिस पे लाश को लाद के ले जाया जाता है, मरीज को लाद के ले जाया जाता है। लाना सिंह कहते हैं कि साहब जी ये आखिरी स्ट्रेचर है, आप चले जाइए, हम आ जाएंगे, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो दौड़ते हुए आ जाएंगे, आप चले जाइए, क्योंकि आपको गोली लगा है पैर में। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे अधिकारी हैं और तुम्हारा रक्षा करना हमारा अधिकार है, तो तुम हमारा बात मानोगे, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तभी लाना सिंह कहते हैं कि साहब जी आपको बोधा की कसम, मतलब आपको आपके बेटा की कसम, आपको जाना पड़ेगा, हम दौड़ते हुए आ जाएंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रेचर बचा हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप जब घर जाइएगा ना तो सूबेदारनी से हमारा माथा टेकना कहिएगा, मंदिर में माथा टेकना कहिएगा सूबेदारनी से। लाना सिंह कहते हैं, सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि लाना ये सब बातें हम नहीं बोलेंगे, तुम जब घर आना ना तो तुम ही सूबेदारनी से कह देना माथा टेकना, ये जो भी बातें कहना होगा ना तुम ही कह देना, तुम भी तो आ ही रहे हो पीछे से, अब तो हम जा रहे हैं क्योंकि तुम हमें कसम दिला दिए हो। ठीक है, इन सारी बातों के बाद सूबेदार हजारा सिंह लास्ट स्ट्रेचर पर लेटते हैं, चले जाते हैं। लेकिन लाना सिंह को बहुत गोली लगा है, एक तो पैर में गोली लगा है, सीने में इतना खतरनाक गोली लगा है कि खून पूरा बह रहा है। एक वजीरा सिंह बच गया है जो लाना सिंह का सबसे प्रिय मित्र है, और एक लाना सिंह बच गए हैं। लाना सिंह कहते हैं वजीरा से कि वजीरा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमें सुलाओ, हमें पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है। तभी वजीरा सिंह कहते हैं कि हम अभी पानी लेके आए, वो पानी लेके आते हैं। लाना सिंह कहते हैं कि वजीरा हमें अपने गोद में सुलाओ, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हमें अपने गोद में सुलाओ। वजीरा सिंह जैसे अपने दोस्त लाना को गोद में सुलाता है, तब तक उसको वो जख्म दिखाई देता है कि लाना तुमको तो इतना खतरनाक गोली लगा है, और तुम झूठ बोलते गए, ये बहुत गलत है, तुमको पहले जाना चाहिए था, झूठ तुमको ज़्यादा लगा है, सारा खून बह चुका है तुम्हारा, तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं गए हो, और साहब जी को कसम दे के भेज दिए हो, ये कहाँ का इंसाफ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, युद्ध में कोई किसी का नहीं होता है, तुम ऐसा कर रहे हो। लाना सिंह कहते हैं कि वजीरा एक बार और पानी पिलाओ हमको, गला सूख रहा है। फिर एक बार वजीरा पानी पिलाता है, गोद में सुलाता है। लाना सिंह कहते हैं कि लाना सिंह से वजीरा पूछता है कि लाना तुमने ऐसा क्यों किया, हमें बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों रह गए और सूबेदार को क्यों भेज दिए। लाना सिंह कहते हैं कि वजीरा जानते हो आज हमें बहुत शांति मिला है, क्यों, क्योंकि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था, मैंने आज वो कर दिया, आज मुझे बहुत शांति मिल रहा है। वजीरा सिंह पूछते हैं किसने क्या कहा था कि तुमने वो कर दिया। अब यहाँ पे वजीरा सिंह पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसने कहा था मैंने कर दिया, ये क्या उसने कहा था, क्या तुमने कर दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, समझाओ हमें। लाना सिंह कहते हैं कि वजीरा ये तब की बात है ना जब हम सूबेदार हजारा सिंह के घर गए थे, अपनी बचपन की मासूका लाजो से मिले थे, तो लाजो ने हमसे कुछ कहा था और लाजो ने वो जो बात बोला था वो मैंने कर दिया। तो वो कौन सा बात था जो मैंने कर दिया, उसको लाना सिंह बताते हैं कि देखो वजीरा जब हम गए थे ना सूबेदार हजारा सिंह के घर, तो वहाँ पे सूबेदारनी ने हमसे कहा कि लाना सिंह जैसे तुम हमें बचपन में एक टांगे वाले के नीचे आने से बचाए थे ना, इस बार भी युद्ध में तुम हमारे पति सूबेदार हजारा सिंह और हमारे बच्चे बोधा की रक्षा करना, क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम हमारे बचपन के
प्रिय रहे हो, हमें भरोसा है तुम पे, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, हमें तुम पे भरोसा है। वजीरा सिंह से ये सारा कहानी कौन सुना रहा है? लहना सिंह सुना रहे हैं ये सारा कहानी। लहना सिंह ये सारा कहानी वजीरा से सुना रहे हैं। और तभी फिर से एक बार उस घटना का जिक्र कराते हैं। लहना सिंह फिर से उस घटना का जिक्र कराते हैं और क्या कहते हैं कि वजीरा, जब हम मिले थे ना, तो वहाँ का एक घटना का जिक्र करते हैं जहाँ पे सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच का ये बात है कि सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच में जब बात हो रहा होता है सूबेदार हजारा सिंह के घर, तो वहाँ पे एक बात हो रहा होता है कि सूबेदारनी कहती हैं कि लहना देखो, तुम हमारे बचपन के मित्र रहे हो और हमारे इस, तो आंचल पसारती हैं सूबेदारनी जो है, वो आंचल पसार के भीख मांगती हैं कि तुम हमारे बेटे की रक्षा करोगे जिस प्रकार तुमने बचपन में हमारी रक्षा किया था। लहना सिंह उसी बात को अपने मन में बैठा करके और उस युद्ध में बोधा के बदले खुद गोली खाते हैं सीने में और खुद वापस ना जा करके सूबेदार हजारा सिंह को वापस भेज देते हैं। और इसी बात को जिक्र करते हुए वजीरा को बताते हैं कि मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अपना प्राण दे करके भी बोधा और उसके पति सूबेदार हजारा सिंह को बचा के रखूँगा, उन लोगों की रक्षा करूँगा, चाहे क्यों ना इस चक्कर में हमारा प्राण ही चला जाए, लेकिन मैं उन लोगों का रक्षा करूँगा। और इसी उद्देश्य से मैंने वो काम कर दिया जो उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चे का प्राण बचाना। तो लहना सिंह ने अपना प्राण दे दिया एक प्रेम के लिए, लेकिन उसने वो किया जो प्रेम पे न्यौछावर करने के लिए वो जो कुछ कर सकता था लहना सिंह, वो सब कुछ किया। यहीं पे उस घटने का जिक्र किया कि जब लहना सिंह का आखिरी समय उसके करीब था ना, तो उसको वो सारे पिक्चर्स साफ दिखाई दे रहे थे, वो सारे तस्वीर जो मृत्यु के समय इंसान के आँखों के सामने वो सारे दृश्य स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है ना कि जब इंसान मरने के कगार पे हो ना, तो उसको सारी चीज़ें बहुत क्लीन दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं और उसको बीती हुई सारी घटनाएं स्पष्ट रूप से याद आते रहती हैं। ठीक है, इसी सब बातों को कहते वजीरा के गोद में लहना सिंह की आंखें बंद हो गई, यानी लहना सिंह मर गया। लहना सिंह मर गया, लेकिन सन 1915 में एक अखबार निकला और उस अखबार में इस घटना का जिक्र किया गया। संयोगवश वो अखबार बोधा सिंह जो सूबेदारनी का बेटा था वो खरीद करके घर ले जा रहा था। तो ले जा करके अपने माता के बगल में बैठे अपने पिता सूबेदार हजारा सिंह को दिखाते हुए कहता है कि पिताजी, अखबार में निकला है कि 77 नंबर बटालियन का एक सैनिक जिसका नाम था लहना सिंह, वो युद्ध में मारा गया, वो लौट के नहीं आया, वो युद्ध में मारा गया। तभी सूबेदार हजारा सिंह को एक झटका लगता है कि लहना सिंह नहीं रहा, हमें बचाने के लिए वो अपना जान दे दिया। तभी सूबेदार हजारा सिंह अपने पत्नी सूबेदारनी से कहते हैं कि सूबेदारनी, लहना सिंह ने हमसे कहा था कि जाके कहिएगा सूबेदारनी से माथा टेकना कहिएगा, सूबेदारनी से मेरे लिए माथा टेकना कहिएगा और कहिएगा कि उसने वो कर दिया जो उसने कहा था। ये बातें सुन करके सूबेदारनी बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत ही उनकी आंखें भर आती हैं कि कैसा प्रेमी था एक। वहाँ पे उस प्रेम को क्या एक बेहतरीन चित्रण करके लेखक ने दिखाया है कि क्या गजब का एक प्रेम का छवि यहाँ पे प्रतीत हुआ कि एक प्रेम के ऊपर अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया लहना सिंह। और यहाँ पे वो जो सूबेदारनी है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो बातें सुन के कि लहना सिंह मरने से पहले वो कह दिया कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था।
और यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है। इस कहानी का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली सारी कहानी, अगले सारे पोएम्स से लेकर के हर चीज़ों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।